आपके साथ कितना गठबंधन निभ पाए? नहीं, देखिए, अगर बिहार की बात करें आप तो बिहार में हमारा गठबंधन माननीय ओवैसी जी से, माननीय बहन जी से और रालोसपा के माननीय कुशवाहा जी से हुआ था। ठीक है, हम लोगों के गठबंधन का नाम था सेकुलर फ्रंट ग्रैंड ड्रैम मोर्चा। जी। उस पे हम लोगों ने लड़ाई लड़ी पूरे बिहार में और 6 सीटें उस गठबंधन को मिला, ग्रैंड सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट को। उसी के कह लीजिए एक रूपांतरण कह लीजिए या उत्तर प्रदेश में कह लीजिए, तो हम लोगों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने 8 पार्टियां ये थी और ओवैसी जी की 9वीं पार्टी आ गई है। और बात करें प्रसपा भी आ जाएगी तो 10 जी, भी हो जाएगी। प्रसपा की भी बात करें, प्रसपा ने भी हामी भर दी। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल जी ने भी हामी भरी है। आगामी दिनों में वो भी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ अरविंद जी बैठे हुए हैं। अरविंद जी, जुड़ना चाहेंगे आप इस संयुक्त मोर्चा में या अभी भी आपको इंतजार है सपा का? नहीं, अभी देखिए, अभी इंतजार करना चाहिए जब तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसकी घोषणा है। 4 साल हो गए करीब करीब। और देखिए, मुझे लगता है कि ये सत्य आप कह रही हैं। हम लोग जब अलग भी हुए थे तो हम लोगों ने काफी इंतजार किया था जी। इतना तक कि अपमान और तमाम तरीके के संघर्ष करने के बावजूद भी हम लोगों ने त्याग किया। और कहीं ना कहीं आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब साफ यह कर दिया है कि हम झुक के गठबंधन नहीं करने वाले हैं। हम छोटे छोटे दलों को साथ अलायंस करेंगे और उसके बाद एक बड़ी दल के साथ समझौता करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पीयूष जी बातें कह रहे हैं, मैं इनकी न बातों को काट रहा हूं, न इनकी बातों से मैं सहमत हूं, जब तक कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसकी घोषणा नहीं कर देते। जब घोषणा हो जाएगी तो सबके सामने बातें आ जाएगी, सबके पूरी उत्तर प्रदेश जान जाएगा कि आखिर क्या है। लेकिन ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सिंहासन से बेदखल करने के लिए कहीं न कहीं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वही त्याग और वही संघर्ष कर रहे हैं जिस तरीके से अंग्रेजों को हटाने के लिए महात्मा गांधी जी ने त्याग और संघर्ष किया था। चलिए, 1 साल बाद ये तस्वीर क्लियर होगी। दोबारा आऊंगी मैं आपके पास। अरविंद जी, हमारे साथ नवीन जी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नवीन जी, गठबंधन जोड़ तोड़। नवीन जी, गठबंधन जोड़ तोड़, मेल मिलाप शुरू हो गया है। बीजेपी किस लिहाज से देखती है इन सारे जो छोटे दल आपस में मिल करके बड़ा समीकरण बना रहे हैं उसको? लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो गठबंधन करके लड़े, अकेले लड़े, या उनका अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, हम अपने संगठन जिसमें हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जनता के लिए समर्पण के भाव से काम करते हैं। और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व की भाजपा सरकारों ने जिस प्रकार से समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार के लिए काम किया है, हम उसके आधार पर और संगठन की ताकत के आधार पर जनता के बीच में है। हमारे वरिष्ठ नेताओं का एक नारा है, 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, उसमें भी कुछ हमारा है। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई असर नहीं पड़ता है कि जाति, धर्म, पंथ, मजहब, तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करने वाले दल, भारत माता को न मानने वाले राजनीतिक दल, हिंदुत्व को न मानने वाले दल आपस में मिलकर लड़े या अकेले लड़े, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 के चुनाव हो, 17 के चुनाव हो, चाहे 2019 के और 2020 में विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, इस प्रकार के राजनीति करने वाले दलों को खारिज किया है और समर्पण के भाव से जो राजनीतिक दल काम कर रहा है उसको विजयश्री हासिल कराई है। 2022 में भी निश्चित रूप से हम पहले से ज्यादा बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। मजबूत विपक्ष के रूप में कौन, नवीन जी, मजबूत विपक्ष के रूप में कौन सी पार्टी देखते हैं आप इस मामले में भी? कि हाल फिलहाल जो एमएलसी के चुनाव हुए थे वहां पर प्रधानमंत्री का जो वाराणसी क्षेत्र है वहां से दोनों एमएलसी सपा के जीत करके आए हैं। इस लिहाज से देखा जाए जड़ें मजबूत हो रही हैं। विपक्ष के रूप में किसको देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार कर सुधार करने में विश्वास रखते हैं। चुनाव में हमारी हार हुई स्नातक की 1-2 सीटों पर, हम उसको चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। हम इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं कि कहां हमसे चूक हुई, कहां हमारी कमी रह गई। हम चुनाव हारने पर कभी चुनाव आयोग व ईवीएम को दोष नहीं देते हैं। हम अपनी कमियों को, आप देखिए 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में
जब प्रचंड विजय मिली, लेकिन उसके बाद गोरखपुर, फूलपुर, नूरपुर के उपचुनाव में हमारी हार हुई, तो हमने उसको स्वीकार किया, अपनी कमियों को सुधारा और उसके बाद परिणाम देखिए कि 2019 में सपा बसपा के मिलकर लड़ने के बावजूद हम 80% लोकसभा की सीटों पर विजयी। इसलिए एक बार फिर से नवीन जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारा संपर्क एक बार फिर से नवीन जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारा संपर्क कुछ टूट रहा है। हमारे साथ यहाँ पर अजमल जी भी जुड़े हुए हैं। अजमल खान साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अजमल जी, आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लगभग अकेले ही लड़ने का ऐलान किया, लेकिन उसके दूसरे ही दिन ओवैसी पहुंचे उत्तर प्रदेश और उन्होंने ओम प्रकाश राजभर उनसे मुलाकात की, तमाम तरीके का जो संयुक्त गठबंधन मोर्चा है उसे बनाने की तैयारी की। क्या लगता है आपको यहाँ पर किस किस के साथ आप गठबंधन उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में किस तरह की जमीन तलाश रही है AIMIM? दिया था कि हम तमाम सेकुलर पार्टियों से हमारे समझौते के लिए हमारे रास्ते खुले हुए हैं। अभी हमारा राजभर जी से समझौता हुआ है, छोटे दलों से समझौता हुआ है, ओवैसी साहब ने उनके साथ समझौता किया। अब आगे ये तो राजनीति है, कौन कौन से लोग साथ आएंगे या कौन लोग नहीं रहेंगे साथ में, ये आगे तय होगा। अभी तो चुनाव लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त है और हम देखेंगे कि हमारे साथ कौन से राजनीतिक दल आ सकते हैं और किनसे हम तालमेल करके चुनाव लड़ सकते हैं। अजमल जी, एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये अजमल जी एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह भी है जो कि हर बार बोला जा रहा है कि जिस तरह बिहार के चुनाव में सफलता मिली आपकी पार्टी को, 5 सीटें जीती, लेकिन बीजेपी जिसको हराने की बात कही जा रही थी, बीजेपी जिसको टक्कर देने की बात कही जा रही थी, वो और मजबूत होकर के उभर करके सामने आई। तो इस बात की भी चर्चाएं होने लगी कि AIMIM बीजेपी की टीम बी है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस प्रकार की ही बात और इस प्रकार के ही समीकरण अगर बनेंगे, किस प्रकार अपने आप को डिफेंड करेंगे आप? या वो किसकी भी टीम, इलेक्शन लड़ना हर राजनीतिक पार्टी का हक है। हम इलेक्शन लड़ने अगर आ रहे हैं यूपी में तो जाहिर है कि ये एक इकोनॉमिक्स का नियम है कि अगर कोई नया इस्टेब्लिशमेंट आएगा तो जो पुराने इस्टेब्लिशमेंट होंगे उनमें किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा। किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये हमारा कंसर्न नहीं है। जिनको नुकसान हो रहा हो, जो ये समझते हैं कि हमको नुकसान हो रहा है, वो उनका कंसर्न है, वो हमारे साथ आए। अगर वो हमारे साथ नहीं आना चाहते तो किसी को भी नुकसान हो, फायदा हो, हमारा ये लेना देना नहीं। हम अपना इलेक्शन लड़ने के लिए आए और जिन राजनीतिक दलों से हमारा समझौता हो पाएगा उनसे समझौता करके हम इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो AIMIM अपनी तरफ से अपनी सारी जो रणनीति है वो लगाएगी। एक बार फिर से पीयूष जी आपके पास पे आऊंगी। जो एक धुरी होती है, जिस धुरी से जुड़ करके हवा का भी जो बड़ा चक्रव्यूह आप देखते हैं, नीचे धुरी बहुत छोटी होती है, ऊपर आकर के प्रचंड तूफान बनता है। ऐसे नीचे जोड़ तोड़ गठबंधन जो शुरू हो रहे हैं, बड़ा समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है। इन समीकरणों में बसपा के आने की भूमिका, इन समीकरणों में कांग्रेस के साथ मिलने की भूमिका कितनी देख रहे हैं आप? देखिए, सभी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जितनी पार्टियां हैं या जो भी पार्टी बाहर से आ रही हैं, अभी अजमल भाई बोल रहे थे, मैं उनकी बातों से अपनी बात को संबद्ध करता हूं। सभी को अधिकार है आके चुनाव लड़ने का। और जैसा कि एक आपने फायदा और नुकसान वाली बात कही कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, अगर उसकी बात करें तो अगर उनको दिक्कत है तो वो आ जाए हमारे साथ। जैसा कि आपने बिहार चुनाव में देखा, ओवैसी जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि मैं तो गया था कांग्रेस के पास, वो नहीं आए साथ में, तो हमने अलग चुनाव लड़ा, हमने अलग एक फ्रंट बना के चुनाव लड़ा। तो यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में भी इन लोगों को देखना चाहिए, अगर इनको लग रहा है कि इनका नफा नुकसान होने वाला तो ये आए हमारे साथ आ जाए, हम क्या दिक्कत है, हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी बात वही ईगो पे टंगी रहेगी तो आप वहीं रहेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। जी अरविंद जी, आपके पास भी जी। अगर आपकी पार्टी को भी ऑप्शन मिलता है सपा के साथ वापस जुड़ने का, क्योंकि सपा जितना हम देख रहे हैं मजबूत विपक्ष है, बड़ी पार्टी है और जाहिर सी बात है गठबंधन में विश्वास कम ही रखती है जब तक पार्टी का अपना खुद का फायदा ना हो, या फिर बसपा के साथ गठबंधन जिस तरह से नहीं चल पाया उसको भी एक आप कहेंगे एक गलती जो की है उसके बाद फूक के कदम रखेंगे। ऐसे में बसपा किस तरफ गठबंधन के लिहाज से जाएगी? नहीं ऐश्वर्या जी, देखिए अभी हाल ही में आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इटावा में एक बयान दिया कि अब बहुत लेट हो चुका है। और ये सत्य है कि जितना अपमान
जितना संघर्ष, जितना त्याग हम लोगों ने किया और जिस तरीके की बार बार हम लोगों को अपमानित किया गया, मुझे लगता है कि वो एक समय था जब बातचीत का दौर चल रहा था। अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि अब हम झुक करके गठबंधन नहीं करने वाले हैं। अब जिसको जरूरत है वो आए, और कहीं ना कहीं जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं उनकी साफ मंशा यही है कि गैर बीजेपी, गैर भाजपा, इसीलिए वो बार बार, आज देखिए ना, जो लोग 19 के इलेक्शन में हम लोग को भाजपा की बी टीम और सी टीम बताते थे, आज वो लोग क्या कह रहे हैं? आज वो लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ताकत को उन लोगों ने पहचाना है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कह रहे हैं कि हम भाजपा को चाहते हैं कि उसकी सत्ता से बेदखल करना, भाजपा की सरकार को किसी तरीके से हम लोग सत्ता से बाहर करें, उसमें चाबी चुनाव चिन्ह का बड़ा रोल होगा। और उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी एक मजे हुए नेता हैं, कोई नए नेता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो लोग नए नेता बन रहे हैं, जिनको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेता बनाया है, उन लोगों को अभी सीखना समझने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब घोषणा करेंगे तो बड़ा घोषणा होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा दल होगा जिससे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके। ठीक है, यहाँ पर नवीन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? नवीन जी, चर्चा हो रही, नवीन जी चर्चा हो रही है यहाँ पर कि किस तरह से अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के जो छोटे दल हैं वो बड़ा समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। ऐसे में हाल फिलहाल आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिस तरह से आए और उन्होंने एक बहस के लिए शिक्षा पर ललकारा, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई गया नहीं, उस चीज को भी सबने देखा। लगता है आपको आम आदमी पार्टी टक्कर देगी बीजेपी को? दिल्ली में 3 बार इलेक्शंस में बीजेपी को आम आदमी पार्टी हरा चुकी है। ऐसे में मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में अगले साल वो चुनाव में उतरेगी। कितना मजबूत के रूप में आप आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं? एक रामायण में एक चरित्र का प्रसंग आता है जिसका नाम था मारीच। जिस प्रकार से वो बहुरूपिया था, आम आदमी पार्टी का भी वही रूप है। उसके नेता अरविंद केजरीवाल जी का आप याद करिए, उन्होंने कभी कसम खाई थी अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के कि मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा, फिर क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। अभी कोरोना संक्रमण काल में जब पूरा विश्व कठिनाइयों से गुजर रहा था, उन्होंने कहा कि हम 4 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन देंगे, और फिर यूपी बिहार के लोगों को बसों में बैठा के यूपी बॉर्डर पर भूखा प्यासे छोड़ दिया। तो इस प्रकार आम आदमी पार्टी, किसान बिल को देख लीजिए, किसान बिल पर जियो जारी कर दिया, फिर किसानों के बीच जाके धरने की नौटंकी। चलिए दर्शकों, अपनी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कई सारे सवाल होंगे, कई सारे सवाल पक्ष वाली पार्टी से भी और कई सारे सवाल विपक्ष की पार्टियों से भी। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं इन समीकरणों को लेकर के। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस चर्चा में। लगातार हम इस बात को लेकर के अपने मेहमानों के साथ तर्क वितर्क कर रहे हैं कि यूपी की सियासत में छोटे दल जो मिलकर के बड़ा समीकरण बना रहे हैं, उनकी चुनाव में क्या भूमिका रहेगी। पीयूष जी, एक बार फिर से आपके पास में आऊंगी जी। अगर इस बात को लेकर के कहें कि छोटे दल मिलकर के गठबंधन कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, क्या ये गठबंधन सिर्फ इस चीज को लेकर के है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, या ये गठबंधन इस चीज को लेकर के है कि अपनी पार्टी को भी और मजबूत बनाना है, या फिर मौका पाते ही दूसरी पार्टी के साथ भी हम गठबंधन कर लेंगे? जो मेन मोटिव है वो क्या है? देखिए सर जी, ऐसा रहा कि भारतीय जनता पार्टी जब आई हिंदुस्तान में तो उसने करीब 40 से ज्यादा पार्टियों के साथ गठबंधन किया। हम लोग अब छोटे छोटे दल उत्तर प्रदेश में, हमने खुद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, 2 साल शासन इनके साथ शासन सत्ता में रहे। इनको हम लोगों ने चिताया, समझाया और बार बार बताया कि जो गलत है उसको आप गलत एक्सेप्ट करिए, जो सही है उसको आप मानिए। ये लोग अपने बीजेपी तो इसे ब्लैकमेलिंग का एक तरह से बात कहती है। किसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी नारा जरूर देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर विकास करने की बारी आती है तो ये केवल और केवल अपने को विकास ही मानती है। बड़े भाई कह रहे हैं कि जो भारत के संविधान को न मानने वाले, भारत माता को न मानने वाले, अरे आपने तो पीडीपी से, महबूबा मुफ्ती से जाके कश्मीर में गठबंधन किया, बयान याद है उसके, महबूबा मुफ्ती के मैं याद दिलवाऊं? तो ये बात भारतीय जनता पार्टी की है कि अगर वो खुद करें तो ठीक है, अगर छोटे छोटे दल उनके सामने आ जाएं तो वो कुछ भी आरोप और प्रत्यारोप करते रहते हैं। हम और आपको बता दें कि 8 या 9 दलों का यह गठबंधन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ लोगों के साथ हमारा गठबंधन है, जिनको आज तक न्याय नहीं मिला। चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जब गठबंधन हुआ तो इन्होंने कहा था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करेंगे और जो पिछड़ों का आरक्षण है उसका वर्गीकरण करके सबको समान अधिकार मिलेगा। जो आरक्षण का वर्गीकरण है उसमें 7, 9 और 11 के अनुपात में आरक्षण का वर्गीकरण करके सबको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वो बात से पलट गए और ओवैसी जी आए तो एक थोड़ा सा मुस्लिमों के प्रति ये है कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है उस पे भी हम लोग लेकर बात करेंगे। और ऐसी कई सारी चीजें हैं, किसानों के प्रति जो आजकल देख ही रही होंगी अत्याचार जो चल रहे हैं उस पे भी हम लोग बात करेंगे। रोजगार का क्या हाल है, केवल कागजी रह गया है, कागज में निकाल दो, पकौड़े ठेला भी लगाओ, वो भी रोजगार में आजकल गिन लिया जाता है। तो इन सब चीजों को हम जनता के बीच लेकर जाएंगे और समझाएंगे कि आज तक जो जो चीजें नहीं हो पाई हैं, जो केवल कागजी वादे ही रह गए हैं, उनको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और उसी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने यह भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए हम लोग आपस में एक साथ आए हैं और आपको 2022 में आपको दिखेगा कि हम लोगों के बिना हमारी जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है किसी की भी सरकार नहीं बनेगी और हम ही सत्ता में रहेंगे। ठीक है नवीन जी, आपके पास अपने आखिरी प्रश्न को लेकर के इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत और बड़ी पार्टी है, एक बड़े बहुमत के साथ वो जीत करके विधानसभा चुनावों में उससे अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से अब और तमाम पार्टियां भी एक मिलकर के मजबूत विपक्ष बना करके चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो कितना आप अगले विधानसभा चुनाव को देखते हैं कि बीजेपी को भी अब कमर कसनी पड़ेगी इन चुनावों के लिए? उतना आसान नहीं रह गया जितने पिछले चुनाव थे। जब चुनाव नजदीक आता है तो वो उनके लिए एक फंक्शन होता है, चूंकि उनके लिए अपना और अपनों का विकास महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पण भाव से सदैव जनता के लिए काम करते हैं, उसके आधार पर हम चुनाव में जीतते आए हैं। और छोटे दल मिलके लड़े, बड़े दल मिलके लड़े, एक साथ मिले, अलग अलग लड़े, इसका भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ना है, न उत्तर प्रदेश की जनता पर। क्योंकि हमको तब तक कोई राजनीतिक दल चुनौती नहीं दे पाएगा जब तक वो सबका साथ सबका विकास नहीं करेगा, देश की सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति सम्मान नहीं करेगा, देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रति सम्मान नहीं करेगा, दूसरों के विकास के लिए बात नहीं करेगा, सिर्फ अपनों के विकास के लिए बात करेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी गठबंधन चुनौती नहीं है। जिस दिन ये राजनीतिक दल राजनीति को सत्ता का सुख पाने के लिए छोड़कर समर्पण के भाव से जनता के लिए काम करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारें और संगठन जिस प्रकार से जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लगातार आप देख लीजिए, 2014 हो, 17, 19, 2014 में क्या स्थिति थी? 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में प्रचंड बहुमत मिला। 2012 में 230 सीटें जीत के आई समाजवादी पार्टी, जिसके नेता अपने को विकास पुरुष कहते हुए और अपनी विकास की गिनती गिनाते नहीं थकते हैं, उनको 2017 में किसके साथ समझौता करना पड़ा? उस कांग्रेस के साथ जिसके नेता राहुल गांधी कहते थे कि 25 साल यूपी बेहाल,
और नतीजा क्या हुआ, 230 से घट के 47 सीट पे आ गए। इनको अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने समर्पण पर भरोसा नहीं था, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा जो दोनों पूर्व उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव थे वो मिलकर लड़े चुनाव, लेकिन तब भी परिणाम क्या हुए वो सामने है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र अच्छी बात है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन यह विपक्ष जब तक समर्पण भाव से काम नहीं करेगा, जनता के लिए सेवा भाव से नहीं करेगा, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी प्रकार से कोई चुनौती नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। 2022 के चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव, केंद्र में मोदी जी, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकारों ने जिस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार के लिए काम किया है और जनता ने लगातार उसको सराहा है, उसके आधार पर हम पहले से भी बड़ी विजय हासिल करेंगे। या लोग जो स्वप्न सबको देखना चाहिए। ठीक है, मतलब नवीन जी आप काफी आश्वस्त हैं अगले चुनाव को लेकर के। ठीक है नवीन जी। अजमल जी एक बार फिर से आपके पास, हमने देखा किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, उन्होंने राजभर जी से मुलाकात की, तमाम जो गठबंधन, दोस्ती यारी, इन सब की बातें हुई, लेकिन इतनी जल्दबाजी उन्होंने और बाकी जो दल थे उनसे मिलने में नहीं दिखाई। क्या अभी रास्ते खुले हैं और पार्टियों के साथ भी मुलाकात, उनके साथ भी बातचीत और गठबंधन के? इसी साहब की बात हुई है, उसको सुना हो। उन्होंने बात एक कही कि इनकी कन्वीनरशिप में इलेक्शन लड़ा जाए। राजभर साहब ने उसके बाद ये शिवपाल जी से मुलाकात की। लोगों से मुलाकात चल रही है, राजनीति है भाई, एक दिन में सब कुछ नहीं तय हो जाएगा। हमारे दोस्त जो बीजेपी के कह रहे हैं कि वो बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि 50 साल तक इनकी मजबूती कहीं दिखाई नहीं दी, जबकि धार्मिक आधार पर बंटवारे को लेकर 1992 में बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद ये लोग 2 से 303 तक पहुंचे हैं। तो ये राजनीति है, इसमें और भी राजनीतिक दलों से हमारा समझौता हो सकता है। क्या होगा ये आगे जो राजनीतिक नेताओं से बातचीत होगी उस पर तय होगा। अभी से ये कह पाना कि हम किन किन पार्टियों के साथ जाएंगे या किन के साथ, मतलब वक्त के गर्भ में अभी बहुत कुछ छिपा है, एक दिन में सब कुछ तय नहीं होता। ठीक है अजमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजमल साहब अब अपनी चर्चा को समाप्त करने का वक्त हो गया है। पीयूष जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी आपका भी धन्यवाद। नवीन श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हमारी ये चर्चा इस मुद्दे को लेकर की कि अगले विधानसभा चुनावों में किस प्रकार के समीकरण बन सकते हैं। हालांकि अभी वक्त बहुत ज्यादा है, लेकिन चर्चा की शुरुआत अभी से की जाएगी, तभी शायद समीकरण किस प्रकार बनेंगे, बिगड़ेंगे, इन सब को लेकर के हम और आप एक स्वस्थ बहस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ।